जब तक हम ओपन मार्केट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को नहीं अपनाएंगे तब तक हम अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल स्टेबिलिटी के रिस्क पर डाल देंगे। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा झटका था ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को। ट्रंप के टैरिफ ने पूरी मार्केट को हिला दिया और एक जर्नलिस्ट ने तो गुस्से में डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये भी कह दिया था कि अगर आपके द्वारा लगाए गए ये टैरिफ और ट्रेड वॉर अगर गलत साबित हुई तो मैं किसका गला दबाऊंगा। आपका तो मैं दबा नहीं सकता हूं क्योंकि आप तो प्रेसिडेंट हो, आपके पास सिक्योरिटी है। अगर आप प्रेसिडेंट नहीं भी रहोगे तब भी आपके पास सिक्योरिटी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, स्मूथ होली टैरिफ एक्ट जो 1930 में अमेरिका में पास किया गया था, एक ऐसा मूवमेंट था जिसका इंपैक्ट सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था बल्कि पूरा ग्लोबल इकोनॉमी उससे प्रभावित हुआ था। इस एक्ट का मेन मकसद था इंपोर्टेड गुड्स पर हायर ड्यूटीज लगाना ताकि अमेरिकन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिले और लोकल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ सके। लेकिन यह प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपने आप में एक दो मुही तलवार साबित हुई थी। जब अमेरिका ने अपने टैरिफ रेट्स को इंक्रीज किया तो दूसरे देशों ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए, जिससे ग्लोबल ट्रेड में एक सीरियस डिसरप्शन आया। इस एक्ट का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत गहरा था। जहां एक तरफ यह लगा कि लोकल इंडस्ट्रीज को इससे फायदा होगा, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की कई कंट्रीज ने इस प्रोटेक्शनिज्म को काउंटर भी किया था, जिससे एक इकोनॉमिक स्लोडाउन और ट्रेड वॉर शुरू हो गई थी। यह ग्लोबल रिसेशन का एक मेजर कंट्रीब्यूटर भी बना था, जिसे आज भी हम ग्रेट डिप्रेशन के रूप में जानते हैं। दोस्तों, इस मुद्दे को समझने के लिए हमें उन थिंकर्स के विचारों को समझना होगा जो प्रोटेक्शनिज्म और ग्लोबल ट्रेड के बारे में पहले से ही विचार कर रहे थे और उनके विचार जो हैं वो आज भी रेलेवेंट हैं। सबसे पहले एक तरफ जॉन मेनार्ड कीन्स, जो अपनी कीनीशियन इकोनॉमीज के लिए मशहूर हैं, वो कहते थे कि शॉर्ट टर्म में प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जैसे कि टैरिफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट दे सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक भी सकती हैं। उनका मानना था कि अगर कंट्रीज अपनी इकोनॉमीज को बंद कर लेंगे तो वो ग्लोबल कोऑपरेशन और ट्रेड के फायदे से वंचित रह जाएंगे। दूसरी तरफ फ्रेडरिक हायक और मिल्टन फ्रीडमैन जैसे जो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट थे, वो भी कहते थे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जैसे टैरिफ्स इकोनॉमीज को इनएफिशिएंट बनाने का काम करती हैं। हायक का कहना था कि मार्केट को अपने नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू ऑपरेट करना चाहिए और जब ट्रेड बैरियर लगाए जाते हैं तो ये इकोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं। फ्रीडमैन ने भी यही वार्न किया था कि प्रोटेक्शनिज्म कंज्यूमर प्राइसेस को आर्टिफिशियली हाई कर देता है, बढ़ा देता है और कंपटीशन को किल कर देता है, जिससे इनोवेशन और ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। साथ में अंत में एडम स्मिथ और जोसेफ स्कम्टर जैसे पुराने इकोनॉमिस्ट ने भी सिमिलर व्यूज ही दिए थे। स्मिथ ने अपनी वेल्थ ऑफ नेशन थ्योरी के अंदर यह बताया था कि ट्रेड को फ्री होना चाहिए और स्कम्टर ने भी अपनी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन में यह कहा था कि इकोनॉमीज तब ग्रो करती हैं जब पुरानी और इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज को मार्केट से बाहर कर दिया जाता है और नई इनोवेशंस को ग्रोथ मिलती है। आज भी जब हम डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर्स को देखते हैं जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये हिस्टोरिकल लेसन्स जो हैं वो फिर से रेलेवेंट हो जाते हैं। प्रोटेक्शनिज्म चाहे वो 1930 में स्मूथ होली एक्ट के रूप में आया हो या आज के पॉलिटिकल डिसीजन में आया हो, ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ पर अपना बुरा असर ये डालता ही डालता है। यह समझना जरूरी है कि जब तक हम ओपन मार्केट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को नहीं अपनाएंगे तब तक हम अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल स्टेबिलिटी के रिस्क पर डाल देंगे। इस बैकग्राउंड को समझने के बाद अब सवाल यह उठता है, क्या आज भी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को अपनाकर हम अपने इकोनॉमिक फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं या फिर हम हिस्ट्री से सीख लेकर ग्लोबल कोऑपरेशन की तरफ आगे कदम उठाएंगे? तो चलिए दोस्तों, इस मुद्दे के ऊपर हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए जो नए टैरिफ हैं वो इकोनॉमी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और दुनिया को और सभी देशों को और अमेरिका को भी किस दिशा के अंदर देखना चाहिए, क्या उनको चेंजेस करने चाहिए। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, 2 अप्रैल 2025 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक वादा पूरा किया कि कल से अमेरिका दूसरे देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना शुरू कर देगा। वो एक बड़ा सा प्रिंट आउट लेकर आए थे, शायद आपने वो इमेज अभी देख भी ली होगी, और अपनी पॉलिसी को उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था और अपनी पॉलिसी के अंदर एक बड़ा बदलाव भी उन्होंने अनाउंस कर दिया था और उन्होंने बोला था कि अब वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं। जल्दी ही इस अनाउंसमेंट के बाद दुनिया के कई लीडर्स ने या तो बातचीत करनी शुरू कर दी थी उनके साथ या फिर रिटेलिएशन की धमकी भी देनी शुरू कर दी थी। यह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा झटका था ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को। ट्रंप के टैरिफ ने पूरी मार्केट को हिला दिया और वो बोल रहे थे कि ये एक लिबरेशन डे है, यानी कि अमेरिका एक बार फिर से आजाद होने जा रहा है। लेकिन ये कोई लिबरेशन डे नहीं था, ये तबाही का दिन था। और एक जर्नलिस्ट ने तो गुस्से में डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये भी कह दिया था कि अगर आपके द्वारा लगाए गए ये टैरिफ और ट्रेड वॉर अगर गलत साबित हुई तो मैं किसका गला दबाऊंगा। आपका तो मैं दबा नहीं सकता हूं क्योंकि आप तो प्रेसिडेंट हो, आपके पास सिक्योरिटी है। अगर आप प्रेसिडेंट नहीं भी रहोगे तब भी आपके पास सिक्योरिटी रहेगी। अगर सिक्योरिटी सरकार नहीं देगी तो आप प्राइवेट सिक्योरिटी
सिक्योरिटी अफोर्ड कर लोगे क्योंकि आप बहुत अमीर इंसान हो, तो ऐसे में किसका गला दबाया जाएगा अगर पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी की नैया जो है वो डूब जाती है इन टैरिफ के चलते। दोस्तों, ऐसे ही कुछ इवेंट्स हैं जो यूएस फाइनेंशियल मार्केट के लॉसेस के लेवल तक पहुंचते हैं। बहुत कम ही ऐसे इवेंट्स हैं जो इतनी बड़ी गिरावट जो है वो किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर लेकर आ सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े स्टॉक मार्केट जो थे वो इस फैसले के बाद नीचे आने शुरू हो गए थे, जैसे S&P 500 इंडेक्स, FTSE 100 इंडेक्स, निकी 225 इंडेक्स और जर्मनी का डेक्स इंडेक्स। ये सभी के सभी इंडेक्स जो थे वो नोज डाइव कर जाते हैं और इनके अंदर भारी गिरावट, अरबों खरबों रुपए का नुकसान जो है वो इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ता है। कुछ ही दिनों में बिजनेस लीडर्स और इन्वेस्टर्स ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मार्केट गिर रहे थे और लोगों को ग्लोबल रिसेशन का डर जो था वो सताने लगा था। फिर कुछ ही घंटों बाद, उसके बाद 9 अप्रैल का दिन आया। 9 अप्रैल को और भी ज्यादा टैरिफ लगाने जो थे वो शुरू कर दिए गए थे। अमेरिका ने अनाउंस कर दिया, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि अब 9 अप्रैल को जो टैरिफ 2 अप्रैल को लगाए गए थे अब उससे ज्यादा टैरिफ लगा दिए जाएंगे। बट उसके कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप ने एक नया अनाउंसमेंट कर दिया कि 90 दिनों का टैरिफ पोज लिया जा रहा है। चाइना को छोड़कर बाकी सभी कंट्रीज के ऊपर अब टैरिफ जो है वो नहीं लगेगा, सिर्फ 10% बेसिक टैरिफ लगेगा और पहले वाले जो बड़े वाले टैरिफ थे उनको हटा दिया गया था। ज्यादातर कंट्रीज पर सिर्फ 10% टैक्स लगाया गया, लेकिन चाइना पे टैरिफ और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। और चाइना दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी चाइना के ऊपर इतना ज्यादा टैरिफ जो है वो अमेरिका ने लगाने का काम किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने अपने इस 90 दिनों के पोज के बारे में इंफॉर्मेशन जो थी वो पूरी दुनिया के साथ शेयर करने का काम भी किया था। अब सवाल यह है, अब क्या होगा, ये सिस्टम लॉन्ग टर्म में कैसे काम करेगा, और जब ये 90 दिन का टाइम खत्म होगा उसके बाद क्या टैरिफ वापस लेकर आए जाएंगे या नहीं लेकर आए जाएंगे? ये एक बहुत बड़े सवाल है जिसका जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास है। 90 दिन के इंतजार के बाद ही हमको इसका जवाब मिल पाएगा। बट स्टिल ये क्वेश्चन पिछली बार तब उठे थे जब स्मूथ होली टैरिफ एक्ट 1930 में पास किया गया था, जिसका मेन पर्पस मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया भी था। तब अमेरिका ने अपनी खुद की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने टेन्योर में, पिछली टर्म में भी सिमिलर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था, जैसे ट्रेड टैरिफ, जो कि हिस्टोरिकल इवेंट, जो पहले वाला स्मूथ होली एक्ट था उस हिस्टोरिकल इवेंट से काफी ज्यादा मिलते जुलते वो सभी पॉलिसीज उन्होंने अडॉप्ट करने का काम किया था और वो अब भी उन्हीं पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। इस एक्ट ने टैरिफ बढ़ाए थे ताकि यूएस गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिले, और इकोनॉमिस्ट हमेशा इस एग्जांपल का यूज करते हैं जब भी प्रोटेक्शनिज्म के इफेक्ट को उनको समझाना होता है। 1930s में जब वो कानून लागू हुआ था उसके बाद यूएस के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर जो थे उनके ऊपर टैरिफ लग गया था, और उसका रिजल्ट क्या हुआ था? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन उसका रिजल्ट हुआ था, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात भी किया था। अगर आप यहां देखो, इस चार्ट के अंदर अगर आप देखो तो आपको इसमें समझ में आएगा हिस्ट्री के हिसाब से कि यूएस का जो एवरेज टैरिफ रेट है वो स्मूथ होली एक्ट के आने के बाद लगातार नीचे ही जाता गया है। 1930 में ये बहुत ज्यादा हाई कर दिया गया था और उसके बाद ये लगातार नीचे ही आया है। हिस्टोरिकली अमेरिका ने उस 1930 के डिसीजन के बाद हाईयर टैरिफ लगाने की कोशिश जो है वो नहीं की है। इसके पीछे रीजन क्या था? ये टैरिफ रेट हटने के पीछे का रीजन था वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोग कहने लगे थे कि अगर हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तो हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। अब यह मॉडल जो है वो काफी टाइम तक चलता भी चला, बट फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गए और उन्होंने इस मॉडल को हटाना शुरू कर दिया। वो हम इस मॉडल के एंड पर आकर अब खड़े हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस मॉडल को अब हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की पॉलिसीज जो है वो इसे जड़ से ही हटा देना चाहती हैं। लेकिन अगर आप वियतनाम, कंबोडिया और चाइना जैसे देशों के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए हैं या जिनके ऊपर अभी भी टैरिफ लगाने की आकांक्षा है, अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि टैरिफ रेट इन कंट्रीज के ऊपर फ्यूचर के अंदर दोबारा लगाया जा सकता है। यानी कि बाकी देशों को छोड़कर कुछ एक कंट्रीज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ्यूचर के अंदर 90 दिन के पोज के बाद भी टैरिफ लगाएंगे ही लगाएंगे। अब सवाल है क्यों? सबसे पहला रीजन है अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाना। 1979 के कंपैरिजन में आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अमेरिका के सिर्फ 6 मिलियन लोग काम करते हैं, यानी कि सिर्फ 60 लाख लोग काम करते हैं, और ट्रंप को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनके टैरिफ का मेन मकसद यह है कि फॉरेन कंपनीज के लिए अमेरिका में अपना माल बेचना मुश्किल हो जाए ताकि लोकल अमेरिकन कंपनीज को उस जगह को फिल करने का चांस मिल सके। ट्रंप को लगता है कि चाइना का ग्लोबल ट्रेड में ऊपर आना और चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर का बढ़ जाना एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यूएस की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो गिरती चली गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप एक पुराना विजन लेकर चल रहे हैं, एक ऐसा विजन जहां यूएस की इकोनॉमी और वर्कर्स स्टील और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के गोल्डन टाइम जैसा स्ट्रॉन्ग बन सके, और वो चाहते हैं कि यूएस दोबारा उसी ग्लोरी को एक नए तरीके से पा सके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2030 तक चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में इतना बड़ा बन जाएगा कि दुनिया का लगभग आधा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ चाइना के अंदर ही होगा, और यूएस का शेयर मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ
25% से गिरकर आज की डेट में सिर्फ 11% ही अमेरिका की जीडीपी के अंदर उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो रह चुका है। और जब एक बार मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स चली जाती हैं तो उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 5 लाख जॉब अमेरिका के अंदर खाली हैं, लेकिन कंपनीज को लोग ही नहीं मिल रहे हैं उन जॉब्स को फिल करने के लिए। तो बड़ा सवाल यह भी है, क्या अमेरिका में इतने लोग हैं जो इन फैक्ट्रीज में वापस काम करना चाहेंगे? फिर भी ट्रंप चाहते हैं कि फैक्ट्रीज दोबारा खुले ताकि यूएस का ट्रेड डेफिसिट दुनिया के साथ कम हो सके। अब ट्रेड डेफिसिट का मतलब सिंपल है, आप जानते भी होंगे, मैं आपसे क्या खरीदता हूं और आप मुझसे क्या खरीदते हो। अगर यह बैलेंस नहीं है तो वही ट्रेड डेफिसिट है। सोचो, अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर पर जाओ या किसी नाई के पास जाओ, किसी बार्बर के पास जाओ या लोकल मूवी थिएटर के साथ किसी भी प्रकार की आप शॉपिंग करने के लिए अगर अपने घर से बाहर निकलो, तब भी वहां पर आपका ट्रेड डेफिसिट तो होता ही होता है, क्योंकि आप उनसे सामान खरीदते हो लेकिन वो तो आपसे कुछ भी नहीं खरीदते हैं। आप कॉफी को ही ले लो, यूएस में कॉफी ज्यादा बनाई नहीं जाती है, यूएस का जो क्लाइमेट है वो कॉफी की प्रोडक्शन के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन लोग यूएस के बहुत ज्यादा कॉफी पीने का काम करते हैं, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी पीने वाले लोग अमेरिका के अंदर ही रहते हैं। तो कॉफी को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है और उसमें भी यूएस का ट्रेड डेफिसिट होगा ही होगा, और वो काफी बड़ा भी हो सकता है। जितनी कॉफी आप इंपोर्ट करोगे उतना ही ट्रेड डेफिसिट आपका बढ़ जाएगा। अब अगर सब गुड्स को मिलाकर तो चाइना के साथ यूएस का ट्रेड डेफिसिट बहुत ह्यूज है, क्योंकि भैया आप चाइना से सामान खरीद रहे हो और आपके पास चाइना को बेचने के लिए कुछ नहीं है, तो आपका ट्रेड डेफिसिट तो होगा ही होगा। और वो कुछ ऐसा दिखाई देता है चाइना के साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट, जो ये ब्लू लाइन जो आपको दिखाई दे रही है वो दिखाती है कि 2000 के बाद, सन 2000 के बाद चाइना ने यूएस को कितनी चीजें एक्सपोर्ट करने का काम किया। और आप देखो सन 2000 के बाद लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है, चाइना अमेरिका को ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता ही जा रहा है। ये वैल्यू हर साल बढ़ती जा रही है और अब ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच गई है, क्योंकि अमेरिकन सस्ती चीजें खरीदना पसंद करते हैं। दुनिया के सभी लोग सस्ती चीजें खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन जब यूएस चाइना को एक्सपोर्ट करता है तो वो उतना ही ज्यादा यूएस चाइना को एक्सपोर्ट करता है तो वो उतना ज्यादा नहीं होता है जितना चाइना यूएस को एक्सपोर्ट करने का काम करता है। यहां पे ऑरेंज या फिर ये रेड लाइन जो आप देख रहे हो वो इसी ग्रोथ को दिखाने का काम कर रही है कि सन 2000 के बाद चाइना का एक्सपोर्ट तो बढ़ता गया, बट अमेरिका का एक्सपोर्ट चाइना की तरफ नहीं बढ़ पाया। ट्रंप को ऐसे इंबैलेंसेस काफी मैटर करते हैं। वो इन नंबर्स को देख के कहते हैं कि अगर आपको ट्रेड सरप्लस है मेरे साथ तो इसका मतलब है कि मैं हार रहा हूं और आप जीत रहे हो। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं कभी भी हारना पसंद नहीं करूंगा, इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि ये ट्रेड या तो बैलेंस हो जाए या फिर यूएस के फेवर में आ जाए। और वो सिर्फ चाइना की बात नहीं करते हैं, वो लिसोथो जैसे गरीब देश को भी इंक्लूड करते हैं, और हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड जैसे अनसुनी जगह भी जहां पर सिर्फ पेंगुइन्स रहते हैं जिनके साथ यूएस का ट्रेड डेफिसिट है, वो उनके ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात करते हैं। फिर आता है चाइना। देखो, ट्रंप ने जब 20 जनवरी को ऑफिस संभाला था तो बोला था अमेरिका का गोल्डन एज अब शुरू हो चुका है, और कुछ ही हफ्तों में चाइना से आने वाली हर चीज पर 20% टैरिफ लगा दिया। उसके बाद यूएस चाइना ट्रेड वॉर बढ़ने लग गई, ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाकर 54% कर दिया। इस बार चाइना ने भी ट्रंप का जवाब दिया, तुरंत जवाब देते हुए यूएस से आने वाली हर चीज के ऊपर चाइना ने भी 34% टैरिफ लगा दिया। फिर ट्रंप ने अपने टैरिफ को 50% और बढ़ा दिया, जिसके चलते चाइना के ऊपर टोटल इंपोर्ट ड्यूटी जो थी वो 104% तक पहुंच गई। इसका मतलब चाइना से यूएस में जो भी माल आएगा उसका दाम बॉर्डर पर ही आते डबल हो जाएगा। चाइना ने इसका भी तुरंत जवाब दिया, और चाइना ने भी अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर जो ड्यूटी थी उसको 84% कर दिया। मतलब एक तरफ आप पत्ते खेल रहे हो क्या, एक पत्ता वो फेंकता है एक पत्ता वो फेंकता है, और टैरिफ 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 बढ़ता ही जा रहा है। और ये टैरिफ बढ़ते ही गए, सब लोग सोचने लगे ये खत्म होगा कि नहीं होगा। तो टेम्परेरीली तो ट्रंप ने 90 दिन का पॉज अनाउंस किया है, अभी टैरिफ नहीं लगाए गए हैं चाइना को छोड़कर। पर उसका रीजन क्या था, क्यों उन्होंने ये टैरिफ रेट्स को पोज करने का काम किया? तो दोस्तों, बॉन्ड मार्केट गिरना शुरू हो गया था, और जेपी मॉर्गन जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है उनके सीईओ ने टीवी पर आकर रिसेशन का प्रेडिक्शन करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन चाइना के केस में ट्रंप ने अपना स्टांस सॉफ्ट नहीं किया, जबकि चाइना उन चीजों के पार्ट बनाता है जो अमेरिका में असेंबल होती हैं। हमने देखा कि कुछ कार फैक्ट्रीज जो अमेरिका के अंदर हैं वो भी टेम्परेरीली बंद भी हो गई हैं इस टैरिफ वॉर के शुरू होने के बाद, क्योंकि नए टैरिफ की वजह से उनकी कॉस्टिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। और आगे भी यूएस में ऐसे ही शटडाउन हमको देखने को मिलेंगे। ट्रंप का एक और गोल है टैरिफ के थ्रू, और वो है रेवेन्यू बढ़ाना। जो पैसा गवर्नमेंट टैरिफ से कमा रही है वो उन टैक्स कट्स का खर्चा पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि ट्रंप चाहते हैं कि वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को कम कर दें, वो इनकम टैक्स को कम कर दें। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगर कंपनीज का टैक्स कम होगा तो वो ज्यादा फैक्ट्रीज खोलेंगी और ज्यादा लोगों को हायर करेंगी।
उनके कई ऑफिशियल्स ने बोला है कि ये इंपोर्ट टैरिफ से काफी पैसा आएगा जो यूएस के बढ़ते हुए डेट को संभालने का भी काम करेगा और नए टैक्स कट्स के लिए जगह भी बनाने का काम करेगा। जैसे कि ट्रंप चाहते हैं कि उनकी पहली टर्म में जो इनकम टैक्स कट्स अप्रूव किए गए थे वो आगे भी एक्सटेंड किए जाएं और शायद कॉर्पोरेट टैक्स को और भी ज्यादा कम कर दिया जाए। साथ ही वो टिप्स और सोशल सिक्योरिटी इनकम को भी टैक्स से फ्री करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि टैरिफ एक अनस्टेबल सोर्स होते हैं रेवेन्यू का। आप उनके ऊपर स्टेबल नहीं हो सकते हो कि टैरिफ आता रहेगा, रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा, आप टैक्स के अंदर छूट देना शुरू कर दें। क्योंकि जब आप किसी इंपोर्टेड चीज का दाम बढ़ा देते हो तो लोग उस चीज को कम खरीदना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे डिमांड गिरती है गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम होता जाता है। तो अब एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये टैरिफ होते क्या है और इन्हें एक्चुअली पे कौन करता है। दोस्तों, टैरिफ एक इंपोर्टेड टैक्स होता है, इंपोर्ट टैक्स होता है। जब कोई माल अमेरिका के बॉर्डर पर लैंड करता है तो इंपोर्टर को यह टैक्स देना पड़ता है। मान लो एक स्मार्टफोन है जो कि $100 का है, पर वो अगर अमेरिका के किसी पोर्ट पर पहुंचेगा और उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा, मान लो 50% टैरिफ लगा दिया गया, यानी कि $100 का वो आया था, 50% उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो अब उस स्मार्टफोन की कीमत कितनी हो गई? $150 हो गई। ये एक्स्ट्रा $50 जो है वो इंपोर्टर को देना पड़ेगा। लेकिन इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि मोस्टली ये एक्स्ट्रा कॉस्ट इंपोर्टर कस्टमर पर डाल देगा, यानी कि अमेरिका की आम जनता के ऊपर ये बढ़ा हुआ कॉस्ट जो है वो आकर लागू हो जाएगा। मतलब आम आदमी को फोन तो मिलेगा पर ज्यादा महंगा फोन मिलेगा। जब आप इस पूरे सिनेरियो को समझते हो तो बार बार यही देखा जाता है कि टैरिफ सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए चीजें महंगी करते हैं। ट्रंप का तीसरा गोल अपने टैरिफ के लिए यह है कि वो उन्हें डिप्लोमेसी का टूल बना सके। शायद आपने उसके बारे में सुना हो कि फेंटनिल का एक इशू है और इमिग्रेशन का एक इशू आपने उसके बारे में भी सुना होगा, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं और मैक्सिको, कनाडा और चाइना के साथ उनकी निगोशिएशन का हिस्सा भी रहे हैं। ट्रंप का अप्रैल 9 को जो पोज अनाउंस किया गया उसको भी डिप्लोमेसी के एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, ये इकोनॉमिस्ट या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप ने पहले टैरिफ लगाए फिर उनको पोज कर दिया, यानी कि वो डिप्लोमेसी के लेवल के ऊपर इस सारे के सारे ट्रेड डेफिसिट के इशू को रिजोल्व करना चाहते हैं। उनका कोई एक्चुअल प्लान नहीं था सभी की सभी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाने का, वो बस डराना चाहते थे कि सामने वाला देश जो है वो टेबल पर आए, उनसे बातचीत करे, निगोशिएशन करे, ट्रेड डील साइन करे और अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम होना शुरू हो जाए। हां, इंबैलेंसेस हैं, अमेरिका की ट्रेड के अंदर इंबैलेंसेस है जो कई सालों से बिल्ड हो रहे थे और अगर वो टैरिफ को कंट्रीज पर अप्लाई करने का तरीका ढंग से मैनेज कर सके तो वो अपने गोल को अचीव भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ट्रंप अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ डील्स देख रहे हैं। अगर वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पर थोड़ा कंसेशन ले लेते हैं तो वो सक्सेस भी हो जाएंगे और उनको सक्सेसफुल मान भी लिया जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान सक्सेसफुल होता है तो इकोनॉमी थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन से तो जरूर गुजरेगी, इन्फ्लेशन उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, पर फिर एक दो क्वार्टर्स में जॉब्स आनी शुरू भी हो जाएंगी अमेरिका के अंदर, इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू हो जाएगी और ट्रेड बैलेंसेस थोड़ा बैलेंस होना भी शुरू हो जाएंगे। और अगर चीजें प्लान के मुताबिक ना गई जैसे दुनिया के इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो समस्या गंभीर हो सकती है। सबसे बुरा सिनेरियो यह है कि यूएस और दुनिया रिसेशन में चले जाएंगे और वो एक्सटेंड भी हो जाएगा रिसेशन और ट्रेड बैरियर्स दुनिया भर में बढ़ जाएंगे, हम एक दूसरे से कम ट्रेड करेंगे और दुनिया में ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी जो हमें वापस से स्मूथ होली टैरिफ की तरफ जो पहले 1930 में लगाए गए थे उसी डायरेक्शन के अंदर ले जाएंगे। इस बार ये मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि जो ट्रेड कवर को जो बहुत ही ज्यादा ट्रेड के ऊपर अब टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। 1930 में दुनिया इतनी ट्रेड नहीं करती थी, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं थी दुनिया की ट्रेड की, बट आज की डेट में बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। तो ये जो आज के फैसले हैं वो बहुत बड़ी ट्रेड को कवर करेंगे। ये स्मूथ होली टैरिफ से काफी ज्यादा बड़ा है। अगर इस बार भी वही इफेक्ट होता है तो दुनिया में काफी टर्मोइल भी हो सकती है। ये यूएस इकोनॉमी के लिए नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी बुरा हो सकता है। स्मूथ होली टैरिफ एक्ट और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट दुनिया के लिए एक वार्निंग है। जैसे कि कीन्स, हाइक और फ्रीडमैन ने कहा, फ्री ट्रेड और ग्लोबल कोऑपरेशन की तरफ कदम बढ़ाने से ही इकोनॉमी सस्टेनेबल हो सकती है, ग्रोथ और स्टेबिलिटी पास आ सकती है। प्रोटेक्शनिज्म शॉर्ट टर्म में फायदा दे सकती है लेकिन अल्टीमेटली ये ग्लोबल इकोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज आज भी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद हो सकती हैं या हमें ग्लोबल मार्केट को ओपन करना चाहिए? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।